आप सभी को महानवमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हम इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इतिहास आपको पढ़ाऊंगा और कुछ छात्रों ने हमसे कहा था कि कब पढ़ाएंगे। तो आज वह सुअवसर आया है। सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम से कम 15 से 20% प्रश्न इतिहास के ही होते हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ प्रश्न सरल होते हैं, कुछ बहुत ही कठिन होते हैं, कुछ किताब में मिलते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो जो प्रश्न बनाने वाले हमारे पेपर सेटर हैं, वो शोध करने लगते हैं। अन्य विषयों पर शोध नहीं करते हैं। वह सिर्फ इतिहास पे ही शोध करते हैं। और आप जो भी किताबें पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ प्रश्न आपको उन किताबों में नहीं मिलेंगे। तो आप उससे घबराइए मत, उससे परेशान मत होइए। आराम से जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी बेसिक किताबें आपके पास हैं, जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं, अन्य जो आप किताबें के पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, जो भी किताबें आपके पास हैं, हम किताबों के बारे में चर्चा विस्तृत अलग से करेंगे, अभी मैं नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि इतिहास, हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो यूनानी हमारा दार्शनिक था, इतिहासकार, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास में हम कम से कम जो हमारा पेपर है पीसीएस का, अभी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, अभी विज्ञापन नहीं आया है, समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं आया है, तो उस दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कि इतिहास में हमको क्या पढ़ना है। तो मैं बताऊंगा कि जो इतिहास है उसमें जो प्राचीन भारत है और उसके बाद मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत हो गया, और मध्यकालीन भारत जो मुगल वंश है, उसके बाद हम आएंगे जो है आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो इन तीनों को जो है हम जो कंबाइन होकर लेके पढ़ेंगे जो है, तो मेरा इतिहास का जो पाठ्यक्रम पूरा होगा। हम चर्चा करते हैं कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि सबसे पहले जो प्राचीन भारत की हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में हम जानना चाहेंगे कि पहले जो हमारा इतिहास है क्या। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहा जाता है। जो हमारा जो अतीत का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ पास्ट। आप जानते हैं प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इज रीवैल्यूएशन ऑफ रियल पास्ट। तो अतीत का पुनर्मूल्यांकन इतिहास है। और प्राचीन भारत में हम पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल में आप जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आएंगे। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अन्य ऐसे जो है हमारे स्थल हैं जिनकी खुदाई हुई है, जो नदियों किनारे में मिले हैं। उन खुदाई में क्या क्या मिला है, वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं, उन जो है स्थलों की खोज किसने की है, किस वर्ष में की है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। और किस नदियों किनारे बसे हैं, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा है कहाँ, मोहनजोदड़ो है कहाँ, और जो हमारा पुरातत्व जो विभाग है उसके जनक कौन है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं जो उठते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। वहाँ की धार्मिक जो है पूजा किसकी होती थी, किन देवताओं की होती थी, वहाँ से हमको मिला क्या क्या है, जैसे वहाँ का नगर नियोजन क्या है, वहाँ की वास्तुकला क्या है, वहाँ का स्थापत्य कला क्या है, वहाँ के जो हमारे जो विभिन्न जो है धर्म जो है मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, चाहे वो नारी की मूर्ति मिली हो, चाहे पशुपति शिव की मूर्ति मिली हो, चाहे नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आप सबका समग्र अध्ययन करेंगे हड़प्पा काल में। जैसे उसके जो है सीमा विस्तार का है, जैसे पूर्व में हड़प्पा काल कहाँ से था, पश्चिम में कहाँ तक फैला है, उत्तर में कहाँ तक फैला है, दक्षिण में कहाँ तक फैला है, ये भी जानेंगे। उसका जीवन कैसा था, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, उसका आर्थिक जीवन कैसा था, उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, यह आप सब हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के काल में पढ़ेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे वैदिक काल में आएंगे। तो वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो भागों में बटा हुआ है। तो वैदिक काल में हम देखेंगे कि जो है जो हमारा वेद है, वेदों का अध्ययन, वहाँ पे सामाजिक जीवन कैसा था वहाँ पे वैदिक काल में,
स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वहाँ राजनीतिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल में क्या था। इन दोनों का हम सामान्य अध्ययन करेंगे, सामान्य जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम वैदिक काल को समझेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे हम, तो हम देखते हैं कि वैदिक काल के बाद आप आइए मगध। मगध सत्ता का केंद्र रहा है। 16 महाजनपद देखते हैं, अंगुत्तर महानिकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों से फिर 4 महाजनपद होते हैं, जनपद से महाजनपद। जो 16 थे जैसे काशी, कौशल, वत्स, अवंती, मगध, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, ये सब 16 महाजनपदों की श्रेणी में आते हैं। उससे 4 महाजनपद जैसे मगध हो गया, काशी हो गया, इस तरीके के 4 महाजनपद शक्तिशाली केंद्र में आए हैं। उसमें से मगध शक्तिशाली अपने को संपन्न जो है संपन्नता से परिपूर्ण करता है और अपने को स्थापित करता है मगध साम्राज्य। उसी में आते हैं हम जो है देखते हैं कि हर एक वंश आता है। बिंबिसार को पढ़ेंगे हम, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार अशोक मौर्य काल का शासक था। बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, शिशुनाग, मतलब हर एक वंश पढ़ेंगे, नाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे सीधे सीधे जो है मौर्य काल पे। नंद वंश के अंतिम शासक कणानंद को पराजित करके, मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उसकी स्थापत्य कला, उसके शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के परिवर्तित जो शासक हुए हैं जो कमज़ोर थे, इनका इतिहास में नाम बहुत कम है, उनको हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अंतर्गत। और मौर्य काल के ही पहले जो है आप एक धार्मिक क्रांति हुई थी। उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 2 महान धर्मों का उदय हुआ था लगभग एक ही समय में। तो बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांत, जैसे जिसका अष्टांग सिद्धांत है, त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनकी शिक्षाएँ क्या हैं, उनके जो है ग्रंथों का जो है कब कब जो है संपादक तो हुआ, कब उनकी स्थापना हुई, कब उनकी रचना हुई, कौन कौन से शासक हमारे बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, कौन जैन धर्म में विश्वास रखते थे, उनके ग्रंथों का नाम क्या क्या है, उनकी संगतियाँ कब हुई, जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई, कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई। जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई, वल्लभी और पाटलिपुत्र में, कब हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म और उनके 2 संप्रदाय जैसे हीनयान, महायान, जैसे जैन धर्म के, ठीक है। तो आप इन सबों को पढ़ेंगे और आपको उसको याद करेंगे, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़िए। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, शुंग वंश पढ़ेंगे आप, पुष्यमित्र शुंग को जानेंगे, कुषाण वंश पढ़ेंगे, कनिष्क को जानेंगे, कर्ण वंश पढ़ेंगे और सिंह को जानेंगे सातवाहन वंश में। तो शुंग, कुषाण, कर्ण और सातवाहन आप पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। दक्षिण भारत में पढ़ते हैं हम तो पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, और चालुक्यों में कई चालुक्य हैं, पूर्ववर्ती चालुक्य, उत्तरवर्ती चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कांडकुब्ज के चालुक्य, आप अनिवाड़ के गुजरात, अनिलवाड़ के चालुक्य, मतलब आप कई चालुक्यों को जो है चूँकि अलग अलग जो है वंश बना के राजा बन के जो है बैठे थे, जो है आप उनका अध्ययन करेंगे चालुक्य डायनेस्टी में। अब आप आगे बढ़िए कि इनका अध्ययन करने के बाद आप देखते हैं कि एक हर्षवर्धन भी है जो कन्नौज का शासक था। तो हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का शासक था। तो जो साम्राज्य हमारा जो राजधानी जो मगध थी प्राचीन काल में, अब वह केंद्र बिंदु कन्नौज हो गई। तो कन्नौज को लेकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में द्वंद्व होता है 8वीं शताब्दी ईस्वी में। उसमें प्रतिहारों की विजय होती है अंतिम रूप से। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। बंगाल के पाल वंश को भी पढ़ेंगे हम। अब आगे चौहान वंश को पढ़ेंगे, जो हमारे शाकंभरी के चौहान, पृथ्वीराज चौहान को आप जानते हैं। तो अन्य शासकों जो क्षेत्रीय शासक थे, जैसे कन्नौज के जो है मालवा के सुधर्मन थे, कन्नौज के जयचंद को भी जानते हैं आप। तो इन सभी शासकों को पढ़ेंगे। खजुराहो के चंदेल वंश को भी आप जानते हैं। तो इन सभी शासकों को समेकित रूप से पढ़ेंगे और प्राचीन भारत को आप समाप्त करेंगे चोल काल का अध्ययन करने के बाद। क्योंकि चोल, चेर, पांड्य ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि चोल वंश में जो है, जो आपका राजेंद्र प्रथम और अन्य जो है महत्वपूर्ण शासक चोल काल में हुए हैं, उनके जो है, जो हम आजकल चुनाव लड़ते हैं प्रधानी का जो है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हम जानते हैं आज अपने संविधान में, वो चोलों की देन है। वहाँ हमको मिलता है, वो प्रणाली मिलती है, वो मतदान विधि मिलती है। तो चोल काल बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और संगम काल जो पहले छूट गया है, संगम काल को पढ़ेंगे। संगम काल में जो है, जो हम देखते हैं कि जो संगीतियाँ हुई थी संगम काल में, 3 गोष्ठियाँ हुई थी, उन 3 गोष्ठियाँ कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी आप पढ़ेंगे। अब आगे आइए, तो मगध से आ गया कन्नौज, और कन्नौज के बाद अब भारत में मुसलमानों का आक्रमण होता है। पहला आक्रमण तो अरबों ने किया सिंध पर, उसके बाद गजनवी वंश ने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, और उसने कुछ हिस्सों पर भारत की परिसत्ता हासिल की। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो है काल स्टार्ट होता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, जो मोहम्मद गोरी के एक दास था, और उसको 1208 में दासता से मुक्ति मिली। उसने गुलाम वंश की स्थापना की, और दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर दिल्ली की राजधानी नहीं था, लाहौर राजधानी था। उसने लाहौर से राजधानी अपना सत्ता जो है साम्राज्य स्थापित संचालन किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसका अगला शासक होता है गुलाम वंश का, वह है इल्तुतमिश। उसने दिल्ली को फिर से जो है केंद्र में स्थापित किया और राजधानी बनाया। तो आप गुलाम वंश में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, उसकी बिटिया रजिया को पढ़ेंगे, बहराम शाह को पढ़ेंगे, और उसके बाद गुलाम वंश का जो है, जो महत्वपूर्ण शासक है बलबन। क्योंकि जो कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं, जैसे तुर्गाने चहलगानी, चांदी का टंका, कांसे का जीतल, ये जो सिक्के प्रचलित कराए थे इल्तुतमिश ने, और उसने उसको कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसको दूर करने की जो है उस प्रथा को, तुर्गानी चहलगानी को बलबन ने दूर समाप्त किया। उसने क्या किया, ईरानी जो त्यौहार थे नवरोज़, उसको मनाया, सिजदा पायबोस की प्रणाली स्टार्ट की, और अपने को कहा कि मैं सुल्तान महत्वपूर्ण होता है, सुल्तान ईश्वर के प्रति छाया होता है। तो बलबन को भी हम देखते हैं कि जो है एक अश्वशाला के प्रधान से जो है राजा बनता है। गुलाम वंश के बाद हम आते हैं तो खिलजी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर 1290 से 1320 तक खिलजी वंश को पढ़ते हैं। खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था, उसने ससुर और चाचा की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की सत्ता हासिल की, जो बहुत सुधार किए, राजा बना। तो उसको देखते हैं। उसके बाद उसके पुत्र को हम देखते हैं मुआरसा खिलजी के रूप में। खिलजी वंश का पतन होता है। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को हम देखते हैं। अन्य परिवर्तित जो तुगलक शासक थे वह बहुत कमज़ोर थे। उसी के काल में जो है विदेशियों ने भारत में फिर आक्रमण किए। उसके बाद हम देखते हैं सैयद वंश। खिजरका के रूप में सैयद वंश की स्थापना होती है। और सैयद वंश के बाद हम देखते हैं लोधी वंश। बहलोल लोधी को पढ़ेंगे, सिकंदर लोधी को पढ़ेंगे और इब्राहिम लोधी को पढ़ेंगे। और इब्राहिम लोधी को ही पराजित करके बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। और मुगल राजवंश अब यहाँ से स्टार्ट होता है 1526 ईस्वी से। तो 1526 ईस्वी से लेके जब तक हम बताएंगे आगे, तब तक का इतिहास मुगल काल के नाम से जाना जाता है। बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद जो संघर्ष होता है तो वहाँ पे फिर आता है बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, आलम शाह, शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के रूप में मुगल वंश समाप्त होता है। उसकी शासन सत्ता जो है समाप्त होती, क्योंकि अंग्रेज आ जाते हैं। तमाम व्यापारिक कंपनियां आती हैं भारत में। इसे आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती 1600 ईस्वी में।
ठीक है, फ्रेंच कंपनी आती है, डच आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, इनमें आपस में संघर्ष हम पढ़ते हैं, संघर्ष होता है। उसके बाद जो अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत में स्थापित होती है। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, सहायक संधि अपनाई और अन्य ऐसे जो है राज हड़पने की नीति अपनाई। ऐसी नीतियों से उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। तो अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे, विभिन्न कंपनियों को पढ़ेंगे, उसके बाद उन कंपनियों की जो सत्ता स्थापित होने के बाद जो राजवंश थे उनका विद्रोह भी पढ़ेंगे हम। फिर धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ 19वीं शताब्दी में, उसको भी पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज के रूप में हम जानते हैं ना, ऐसे बहुत से समाज हैं, बहुत से आंदोलन हुए, उसको हम पढ़ेंगे। उसकी बहुत विस्तृत रूपरेखा है, हम चर्चा करेंगे बाद में। 1857 की क्रांति होती है। क्रांति में कहाँ कहाँ क्रांति हुई, कौन कौन उसके जो है अध्यक्ष हुए, कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, क्रांति से पहले की पूर्व पीठिका क्या थी, इसका अध्ययन करेंगे। क्रांति के बाद स्थिति क्या हुई, कितनी किताबें लिखी गई, इसको हम पढ़ेंगे। उसका प्रभाव क्या हुआ, हम इसको देखेंगे। तो क्रांति, समाज सुधार आंदोलन, फिर आता है गांधी युग। महात्मा गांधी का जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, 1915 में भारत आए। 1915 से लेके 1948 तक का जो इतिहास है वो गांधी जी के नाम के इर्द गिर्द घूमता है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में गांधी जी की भूमिका को हम देखेंगे। उसी में लखनऊ के बेलगांव सम्मेलन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, हमें भी देखेंगे। गांधी जी का अन्य पर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा, गोलमेज सम्मेलनों में क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी अध्ययन करेंगे। और जो क्रांतिकारी हमारे हैं जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, विभिन्न सूर्य सेन, विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलन हुए, हम उनको पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे। और जो विभिन्न संघर्ष हुए जैसे संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इन सारे विद्रोहों को भी हम देखेंगे, उनके प्रभावों को देखेंगे आधुनिक काल के इतिहास में। फिर स्वतंत्रता संघर्ष, अंग्रेजों ने विभिन्न जो है मिशन लाया, जिसे श्वेत मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्ताव, कैमरन मिशन, इन सभी का अध्ययन करेंगे हम आधुनिक काल के इतिहास में। फिर भारत को स्वतंत्रता मिली, कैसे मिली, कब मिली, इस सबको हम समेकित रूप से पढ़ेंगे। और जितने हमारे भारत में गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे, उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या किया भारत में वो पढ़ेंगे। शिक्षा प्रणाली हमारी क्या थी, इसे हम जानते हैं कि 1854 में वुड डिस्पैच, 13 में क्या हुआ था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा प्रणाली हमारी बनाई, क्या क्या सुधार किए, रेले कमीशन, यूजीसी की स्थापना हमारी हुई है, वर्धा कमीशन, जो हमारे गांधी जी का जो बेसिक जो हमारा जो सिद्धांत है एजुकेशन के बारे में, उस सबको हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल, चाहे मध्यकालीन भारत है, चाहे प्राचीन भारत है, कुछ बड़ा नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए। अगर आप समझ लेंगे अपने पाठ्यक्रम को और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं समझ लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, किन पुस्तकों को पढ़ना है, अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको कैसे हम जानेंगे, क्या क्या स्रोत हैं, इसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।